हेलो, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बेटा। आज हम लेक्चर लेकर आए हैं पांचवा, फिफ्थ लेक्चर। फिफ्थ लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि बोहर मॉडल जो आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बोहर मॉडल क्या है, तो बोहर मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, बोहर वहां तक कैसे पहुंचे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है बोहर वहां तक कैसे पहुंचे। उसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा ऐड हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द पर्टिकुलर थ्योरीज ड्यू टू विच बोहर रीचेस एट दैट पॉइंट, जहां पर जाकर के उन्होंने अपने उतने सारे पोस्टुलेट दिए। तो वहां तक पहुंचने के लिए जो भी कुछ उन्होंने यूज किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला जो डेवलपमेंट हुआ वो था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दूसरा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्यू टू क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। भाई मैंने आपको बताया था कि बोहर ने कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स जो है, उसके बेसिस पर एटम की एनर्जीज जो है वो उनके बारे में बातें नहीं की जा सकती, एटम के एनर्जी लेवल के बारे में बातें नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यहाँ क्वांटम फिजिक्स आएगा, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट एटम्स में कैसे हुआ, कैसे वो वहां तक पहुंचे, तो उससे पहले हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, ठीक है। जैसे यू कैन से दैट कि लाइट जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है तुम्हारी, उसके दो नेचर होते हैं, एक तो वेव नेचर रहता है और एक पार्टिकल नेचर रहता है, ठीक है। तो इनिशियली हम बस इतना ही जानते थे कि जो लाइट आ रही है, जो तुमको दिखाई दे रहा है हमारे आसपास इस रूम में जितनी लाइट वगैरह है, ये सब एक वेव के फॉर्म में है। वेव समझ रहे हो, ऐसे 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 वेव के फॉर्म में, लाइट मतलब वेव के फॉर्म में ही चलती है, ऐसा मानना था शुरुआत में, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब क्वांटम फिजिक्स आया ना, तो फिर एक तरह मतलब ये भी आया कि भाई रेडिएशन जो है उनके पास ड्यूअल नेचर है, मतलब दे कैन बिहेव एज अ वेव एज वेल एज दे कैन ऑल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल। पार्टिकल नेचर भी उनके पास होता है। तो पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये रहा कि भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो बन रहा था क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की वजह से बन रहा था, कि सबके पास अपनी अपनी फिक्स एनर्जी है, जो मैंने तुमको बताया था। हालांकि उस पर हम और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे बोहर के मॉडल पे, सक्सेस जब हम बात करेंगे बोहर मॉडल के सक्सेस की, तो वहां मैं तुमको बताऊंगा। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में भाई वेव क्या होती है, वेव ऐसे 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 है ना, देख रहे हो तुम, लाइट जो है दैट इज द काइंड ऑफ वेव, ऐसे ऐसे चलते, ऐसा मानना था शुरुआत में। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई इसमें पार्टिकल नेचर भी आता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन कर लें कि वेव किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड वेव। जानते हो आप लोग वो वेव किसको बोलते हैं? यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन क्लास 9th साउंड चैप्टर में, आपने पढ़ रखा होगा। इट इज अ डिस्टर्बेंस। क्या है ये? डिस्टर्बेंस है, ठीक है। डिस्टर्बेंस which need medium, which requires medium और space। या तो उसको मीडियम की जरूरत है या फिर स्पेस, वैक्यूम चाहिए उसको, ठीक है। सो दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। So that and transfer of energy takes place from one point to another point, from one point to another point। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैंने बोला, क्या बोला? मैंने कहा कि एक तरह का डिस्टरबेंस है जिसको चाहिए क्या, मीडियम या फिर स्पेस है तो वैक्यूम, ठीक है। सो दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एग्जाम्पल दें, डिस्टरबेंस है ये एक तरह का, मतलब पत्थर है तुम्हारे पास, पानी में तुमने पत्थर मारा तो वाटर में क्या है, रिपल्स जनरेट होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो मान लो कि यहाँ पत्थर मारा, यहाँ पर कोई पत्ता है, कोई कागज है पानी के अंदर। तो जैसे तुम पत्थर मारोगे तो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। तो डिस्टरबेंस की वजह से कुछ देर बाद से वो पत्ता जो है वो पानी में ऐसे ऐसे होने लगेगा, ठीक है। जो पत्थर की एनर्जी थी वो वेव्स के फॉर्म में गई, फिर वेव्स ने उस एनर्जी को क्या किया, ट्रांसफर किया। डिस्टर्बेंसेस ने उसको, डिस्टर्बेंस की मदद से उसने ट्रांसफर किया और पत्ते तक पहुंचा, और पत्ता ऐसे अप डाउन, ठीक है ना। तो ये एक तरह का क्या है, डिस्टर्बेंस है। बच्चों वेव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वेव्स कैटेगराइज्ड है दो तरह से। बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स।
दो तरह से वेव्स है तुम्हारी, एक मैकेनिकल है एक नॉन मैकेनिकल है, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? बेटा वो विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, विच रिक्वायर्स मीडियम, जिसको चाहिए कौन? मीडियम, जिसको मीडियम की आवश्यकता है वो है मैकेनिकल। नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए। नॉन मैकेनिकल को, नॉन मैकेनिकल को कोई मीडियम नहीं चाहिए और मैकेनिकल को मीडियम चाहिए, ठीक है। जैसे यहां एग्जांपल में हो जाता है तुम्हारा कौन? एक्स रेज, ठीक है, गामा रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, रेडियो, माइक्रो, ये सब के सब क्या है? क्या है? ये सब नॉन मैकेनिकल, ठीक है। ये सब के सब क्या है? नॉन मैकेनिकल। इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता। लाइट के अंदर ये सब होता है, एक्स रेज भी होती है लाइट के अंदर, गामा रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो होती है, माइक्रो होती है, ये सब होती है, ठीक है। तो ये सब नॉन मैकेनिकल है, जिनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। ये सब मैकेनिकल है। मैकेनिकल में कौन है भाई? मैकेनिकल में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कौन? साउंड, ठीक है। इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल, इसको चाहिए भैया क्या? मीडियम चाहिए, ठीक है। इसके बेसिस पे पूरा चैप्टर ही है, वेव्स पे पूरा चैप्टर है, आप पढ़ोगे पार्ट सेकंड में है फिजिक्स में। तो नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती है ना, इनको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बोला गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बच्चों आपको समझ आ रहा होगा कि नाम से ही कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या है कि भैया इसमें एक ऐसी तरह की वेव होगी जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होगा। अगर ये दोनों कंपोनेंट होंगे तभी उससे कुछ हो करके इस तरह का वेव बना होगा। कुछ दिमाग में आ रहा है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कभी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और मैकेनिकल वेव्स को मीडियम चाहिए रहता है। तो इसमें जो वेव्स होती है वो कैसे ट्रांसफर करती है? देखो ऐसे चलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है, बात समझ गए? ऐसे चलती है, ठीक है। ऐसे ऐसे ये डिस्टर्बेंस ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनती है। इसको यहां से लेकर के यहां तक बोलते हैं वन साइकिल, ठीक है। फिर ये दूसरी साइकिल, फिर यहां से तीसरा, फिर चौथा। इसमें क्या रहता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स में किस तरह का बनता है? देखो ऐसे बनता है, यहां पर ऐसे 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 चलता है और इसके बाद जो है एक और फील्ड क्रिएट होती है और वो ऐसे रहती है। ध्यान से देखना, दो फील्ड क्रिएट होती है। एक तो फील्ड ये रही, बात समझे? एक फील्ड ये रही और दूसरी फील्ड ये रही। दूसरी फील्ड ये है, पहली फील्ड ये है। तो बेटा अगर एक को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो, देखना ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है। तो अगर तुमने कहा कि ये किस एक्सिस में जा रहा है? एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो बच्चों ये वाला ऊपर वाला, ये वाला किस में जा रहा है? वाई एक्सिस में जा रहा है। और ये वाला किस में जा रहा है? जेड एक्सिस में जा रहा है। देख रहे हो? ये किस में जा रहा है? जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस में। ये वाई एक्सिस, वाई और ये एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन एक्स एक्सिस। और ये जो मान लो कि हमने कहा कि वाई एक्सिस में कौन सी फील्ड बन रही है, तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लेटर सपोज बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से दिखाते हैं और ये अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इसको हम दिखाएंगे ई वेक्टर से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया हमने ई वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया बी वेक्टर से। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि ये तीनों जो है क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर है। एंड सेम लाइक दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या रहते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे इन फिजिक्स में, आप इसके बारे में डिटेल में जाओगे, ठीक है। मैं सिर्फ इंट्रो करा रहा हूं आपको। तो ये हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है, सिंपल। जो तुम्हारा मैकेनिकल वेव है वो ऐसे चलती है, मैकेनिकल वेव ऐसे, नॉन मैकेनिकल वेव ऐसे चलती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी वेव पे कैसे आता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इतना भी रफ करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। रफ कर दूं?
नोट कर लिया, वेरी गुड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको डिफाइन करना है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे हम डिफाइन करेंगे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves under acceleration, when a charge particle moves under acceleration or when a charge particle oscillates under acceleration, then two fields generated around it, which one is called electric field and magnetic field, and the wave and the radiation is called electromagnetic radiation or electromagnetic wave. When a charged particle, जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारे पास moves or oscillates under acceleration, जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है एक्सेलरेशन के साथ, then two fields ट्रांसमिटेड अराउंड इट, दो फील्ड इसके अराउंड में ट्रांसमिट होती हैं अराउंड इट, विच इज एंड द वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस वेव को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है सबको? क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोल रहे हैं? क्लियर है सबको? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स और ऑसिलेट्स अंडर एक्सेलरेशन, कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट अस सपोज ये है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, और जब ये मूव करता है एक्सेलरेशन के साथ, ऑसिलेट करता है ये एक्सेलरेशन के साथ, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो इसके अराउंड में क्या होता है? फील्ड जनरेट होती है, दो फील्ड जनरेट होती है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कंबाइंडली उस वेव को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एग्जांपल दिया मैंने कि ऐसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ये अगर हमने कहा कि ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और तो ये होगा मैग्नेटिक, ठीक है ना? ऐसे करके मैंने तुम लोगों को बता दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो दैट इज व्हाट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, की जब कोई चार्ज पार्टिकल घूमेगा, ऑसिलेट करेगा, एक्सेलरेशन उसमें होगी, तो दो फील्ड ट्रांसमिट होंगी, वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, अनदर वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस वेव को आप कंबाइंडली बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है? ओके, तो वेव नेचर ये है तुम्हारा। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, देखो सबसे पहले हम बात करें कि वेवलेंथ किसको बोलते हैं। सबको पता होगा मेरे ख्याल से 9th क्लास में पढ़ के आए हो, व्हाट इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इज कॉल्ड वेवलेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। एंड ये जो वेवलेंथ होता है बच्चों, दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड is measured in मीटर। किसमें मेजर होता है? ये मीटर में मेजर होता है। बात समझ गए? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या है? व्हाट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, v की तरह रहेगा न्यू, ठीक है? एंड दैट इज व्हाट नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in 1 second। एक सेकंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स पास कर जाती हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट से एक सेकंड में जितनी वेव्स पास कर जाती हैं उसको हम बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, एंड विच इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं हम इसको? न्यू से डिनोट करते हैं। बात समझ के? इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? एंड मेजर्ड इन हर्ट्ज। किसमें मेजर करते हैं इसको?
हर्ट्ज जो मेजर करते हैं, हर्ट्ज को आप ऐसे दिखाओगे एच जेड, कैसे दिखाओगे एच जेड, ठीक है, एच जेड से दिखाओगे। और या फिर आप कह सकते हो कि 1, या फिर आप बोल सकते हो और यू कैन से और साइकिल पर सेकेंड, कैसे आप दिखा सकते हो साइकिल पर सेकेंड, सी एच जेड, ठीक है, साइकिल पर सेकेंड, सी एच जेड। तो ये है कहानी भाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब इसके बाद इतना सबको पता होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इसके बाद आता है हमारा क्या, व्हाट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस जो है उसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रखा है ना, उसी को आप एम्पलीट्यूड बोलोगे, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव, किसी वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलोगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखो ऐसे दिखाएंगे इसको, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या है मैक्सिमम, यहां से देखना ये जो मैक्सिमम इसने डिस्टर्बेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कर रखा है इस वेव ने, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कर रखा है इस वेव ने, दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको आप बोलोगे लैम्डा, दैट इज लैम्डा। किसमें मेजर होगा ये, इन मीटर, किसमें मेजर होगा, इन मीटर, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस यहां पर आई है, मैक्सिमम देख रहे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड, इसको आप क्या बोलते हो एम्पलीट्यूड। अब बेटा जिसका यहां लिखेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा वो ब्राइटर, कैसा होगा, वो ब्राइटर होगा। मतलब तुम कहो कि सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का तुम्हारे पास अगर कोई वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ का अगर तुम्हारे पास कोई एक वेव है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि अगर दो वेव्स हैं, अगर आपके पास दो वेव हैं, एक का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, सॉरी एक का एम्पलीट्यूड ज्यादा, दूसरे का एम्पलीट्यूड कम, बट फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर सेम, तो जो ज्यादा एम्पलीट्यूड का होगा वो ब्राइटर होगा, कैसा होगा, वो चमकीला होगा, ठीक है। और जिसका एम्पलीट्यूड कम, वो कैसा होगा, वो डिमर होगा। वो जो लाइट होगी वो कैसी रहेगी, डिमर रहेगी, ठीक है ना। जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो ब्राइटर रहेगी, जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो डिमर रहेगी। जैसे इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये ब्राइटर होगा, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो ये डिमर होगा। क्लियर सबको। इसके बाद वेव नंबर आता है, वेव नंबर हमको उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। अब वेव नंबर अगर तुमको जानना है तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि वेव नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ये है तुम्हारा वेव नंबर, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेल सो इसके बाद बात करते हैं हम एक रिलेशन के बारे में जो सबको पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन सी, म्यू एंड लैम्डा। तीन के बीच में रिलेशन बिटवीन सी, म्यू एंड लैम्डा। यहां पर सी क्या है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। किसकी स्पीड है, ये लाइट की स्पीड है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दिस इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो रिलेशन क्या है बच्चों, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, दिस इज द रिलेशन। बात समझ में आ गई, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है। यहां से आप क्या लिख सकते हो कि लैम्डा, सॉरी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, वेवलेंथ। न्यू जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखना ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो मैंने कहा कि अगर ज्यादा वेव्स पास करा रहे हैं, मतलब ऐसे 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 एक पॉइंट से बहुत ज्यादा वेव्स पास कर रही है 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वेव है ये हाई फ्रीक्वेंसी की है, देख रहे हो, जल्दी 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 हाई फ्रीक्वेंसी का है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे ना, देखो ध्यान से बात को सुनना, ऐसे होंगे
एक सेकंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। एक ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन को आप वेव बोलते हो। कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, ऐसे गया फिर ऐसे आया, ये हो गया तुम्हारा वन ऑसिलेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेव। इसको आप वेव बोल दोगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत तेजी से ऐसे 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 हो रहा है, ऑसिलेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर बहुत तेजी से ऑसिलेशन हो रहा है मतलब एक सेकंड में इस पॉइंट से बहुत ज्यादा वेव्स पास कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, समझे। तो यहां पर देख रहे हो बहुत तेजी से पास कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अब यहां देखो तुम, वेवलेंथ कितना कम है, वेवलेंथ कितना कम है, वेवलेंथ कितना कम है, दो कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस देख रहे हो छोटी होती आ रही है। अब जितना तेजी से करेगा ना उतना वेवलेंथ कम होता जाएगा। तो यहां मैंने रिलेशन भी बता दिया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। वेल आपको ये ज्यादा यूज करना है, ये आपके काम आएगा और इसको आपको याद रखना है। c is equals to v lambda where c is the speed of the light having the value 3 into 10 to the power 8 meter per second, nu is the frequency and lambda is the wavelength of that particular radiation। उस particular radiation का wavelength होगा lambda। इतना सबको समझ में आया, रफ करें, ठीक। अब ये तो बात रही तुम्हारी किसकी, वेव की, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसके बाद बात आती है पार्टिकल नेचर की। तो भाई पार्टिकल नेचर पे कैसे पहुंचे, हाउ कुड बी रीच टू पार्टिकल नेचर। देखो जब तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक वेव कंसिडर किया था तो उस वेव की मदद से क्या क्या हम कर सकते थे। जब तक हमने उसको वेव कंसिडर कर रखा था तो उसकी मदद से हम क्या क्या कर पा रहे थे। तो वी कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो कंसेप्ट है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग light as a wave। We can explain the concept of diffraction and interference by considering light as a wave। लाइट को अगर हम वेव कंसिडर कर लें तो फिर भैया डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आप पार्टिकल मान करके डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। इफेक्ट है ना लाइट का, ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बोथ आर द इफेक्ट ऑफ द लाइट। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कब, अगर आप ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि लाइट क्या है, लाइट एक पार्टिकल। ऐसा नहीं कर सकते। देखो इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लो कि मेरे पास एक वेव है, ऐसे एक बॉक्स ले लिया मैंने और मेरे पास एक वेव है ऐसे ऐसे करके ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने ऐसे ले लिया ऐसे। तो ये दोनों जो होती हैं वेव्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं और हायर एम्पलीट्यूड का एक सिंगल वेव बना लेती हैं। जनरली इंटरफेरेंस जो होता है ना, इंटरफेरेंस का मतलब होता है क्या, इंटरफेरेंस का मतलब समझ रहे हो, दो वेव आ रही है, दो वेव है हमारे पास, ठीक है। तो इंटरफेरेंस बच्चों बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। बता दूं क्या यहाँ पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ये है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दो वेव्स जो होती हैं वो आपस में ऐड होकर के एक सिंगल वेव का फॉर्मेशन करती हैं और जिसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज्यादा रहेगा, ऐसे ऐसे करके, पास समझ गए, ऐसे करके। और दूसरी तरह की जो होती है वो, जैसे मैंने ये कहा है कि ये वाला जो, इसको मैंने नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, तो यहां पर ये जो कंक्लूजन है ना, ये जो आ रहा है ना, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द 1+2। ये 1+2 है, एक सिंगल वेव बना लिया 1 और 2 ने मिलकर के जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो यहां पर ये क्या हो गई, जुड़ गई। तो ये कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर एक आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह का है, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। ये बॉक्स ले लिया हमने, बॉक्स में मान लो कि ऐसे करके एक वेव बना दी, ऐसे करके, ठीक है। तो अब डिस्ट्रक्टिव है ना, तो डिस्ट्रक्टिव देखना कैसे बनेगा, डिस्ट्रक्टिव ऐसे होगा, ऐसे होगा। दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे ऐसे वेव कैसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, एक वेव ऐसे चल रही है, दूसरी वेव ऐसे ऐसे चल रही है। अब दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम होगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे और गायब हो जाएंगी, वेव गायब हो जाएंगी। एक ऐसे आ रही है और दूसरी ऐसे आ रही है और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके डिसअपियर हो जाएंगे।
लेकिन क्या पार्टिकल में ऐसा होता है? डू यू थिंक पार्टिकल ऐसा होता है कि दो पार्टिकल आके टकराएं और गायब हो जाएं? ऐसा नहीं होता ना। तो सिर्फ डिफ्रैक्शन कुड बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑन बाय द फैक्ट दैट कि हम लाइट को कंसिडर कर लें कि लाइट एक वेव है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन सॉरी इंटरफेरेंस को आप तभी एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप ऐसा कंसिडर कर लोगे कि लाइट एक वेव है। और अगर आप पार्टिकल मानोगे तो भैया कैसे गायब हो सकता है? प्रैक्टिकली जो चीज पॉसिबल नहीं है तो फिर कैसे मान सकते हैं ना? जो चीज पॉसिबल नहीं है उसको मान लेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो दिस इज व्हाट योर इंटरफेरेंस, ये तुम्हारा इंटरफेरेंस हो गया। अभी डिफ्रैक्शन देखो, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन ये होता है कि मान लो कैसे, अब इसको आप ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है। ये टॉपिक इट इज नॉट द टॉपिक बट फिर भी एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर रहे हैं। ये वाटर है, ठीक है, और ये वाटर मान लो यहाँ कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, ये वाटर जाकर के सरफेस से टकराया। तुमने देखा होगा कि पानी अगर सरफेस से टकराता है तो ऐसा देखो, पानी ऐसे टकराया, पानी ऐसे फ्लो कर रहा था और ऐसे जाकर किसी दीवार वाल से टकराया तो ऐसे ऐसे सर्कुलर हो जाता है, सर्कुलर ऐसे बना लेता ना। तो वो जो सर्कुलर पैटर्न आ रहा है ना पानी का, उसी को आप डिफ्रैक्शन बोलते हो। इससे टकराएगा तो ऐसे ऐसे करके एक सर्कुलर पैटर्न बनाएगा पानी, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिफ्रैक्शन, वो डिफ्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कुड बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बाय कंसीडरिंग लाइट एज अ वेव, ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो ये बात रही वेव मान करके। अब ठीक है, पार्टिकल माने तो क्या होगा? अब देखो भाई, अगर तुम रेडिएशन को कंसिडर करते हो कि वो वेव ही है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने इस बात पे खोज करना स्टार्ट कर दिया कि लाइट के ड्यूअल नेचर है ना? आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से जिस इफेक्ट को वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पाया होगा। ऐसा हुआ होगा ना कि कुछ ऐसे इफेक्ट रहे होंगे जिसको वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पाया होगा, और नहीं एक्सप्लेन किया होगा तो फिर ये आ गया होगा। तो बात सुनिएगा अच्छे से। तो कौन से इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाया? तो भैया वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन, वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर? पहली चीज जो वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पाया दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आता है और जो ये लोग थ्योरेटिकल डेटा लेकर के आ रहे थे, ये दोनों मैच नहीं किया। लाइट को जब उन्होंने वेव कंसिडर किया तो कंसिडर करने के बाद से जो थ्योरेटिकल डेटा आ रहा था किसी भी ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा और ग्राफिकल डेटा दोनों मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। जो हम थ्योरेटिकल डेटा दे रहे थे, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था, समझे? तो मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, जाहिर सी बात है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं हम एक्सप्लेन कर पाए बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव। दूसरी चीज थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्हीं दो पे बात करनी है हमको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाए और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में नहीं एक्सप्लेनेशन हो पाया बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव, ठीक है। तो ये दोनों डिमेरिट छूट गए। अब ये दोनों होते क्या है? ये दोनों होते क्या? व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? इसके पहले मैं तुमको बता दूं ईएमआई किसको बोलते हैं। ईएमएस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे लाइट है तो लाइट में बहुत सारी रेज होती हैं, ठीक है। लाइक दैट कि तुम्हारे पास कौन कौन सी रे होती है? लाइक यू कैन से गामा रेज होती हैं, लाइक यू कैन से गामा रेज हो गए, एक्स रेज हो गए, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारे पास इंफ्रारेड रेज हो गई, उसके बाद तुम्हारे पास माइक्रो हो गए, उसके बाद तुम्हारे पास रेडियो हो गए, उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी रेज है। मतलब लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी रेज, बहुत सारी रेज है, उनका कॉम्बिनेशन है। और इन सबकी ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग क्या है? फ्रीक्वेंसी। इन सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है कुछ। और मैं तुमको बताऊं, एक्चुअल तो फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकता मैं, बट मैं बताऊं तुमको 10⁻⁻16 मीटर से लेकर के एंड इट इज व्हाट अप टू 10⁸ मीटर तक है। ये 10⁻⁻16 मीटर से लेकर के 10⁸ मीटर तक की फ्रीक्वेंसी की रेज है भैया, ठीक है। और बीच में यहीं कहीं एक्स रेज के अगल बगल में आता है, जानते हो क्या? इसके अगल बगल में आता है, क्या आता है? एक विजिबल स्पेक्ट्रम आता है इसके अगल बगल में। ये रहता है तुम्हारा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है बेटा? वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक। तो ये भी एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द विजुअल स्पेक्ट्रम। सो यू विल आंसर दैट कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक की जो फ्रीक्वेंसी की रेज जो आती हैं दैट इज इन अवर विजिबिलिटी
वो हमारे विजिबिलिटी में, मतलब उसको हम देख सकते हैं, उन पर्टिकुलर कलर्स को हम देख सकते हैं। बियॉन्ड 750 नैनोमीटर एंड बिलो 400 नैनोमीटर वी कैन नॉट सी द पर्टिकुलर रेज। मतलब इस स्पेक्ट्रम को छोड़ करके बाकी जहां कहीं भी वो लाई करता है ना, जैसे 10⁻⁻16 गामा रेज वगैरह हमको दिखाई नहीं देती, ये सब बहुत इफेक्टिव होती है, इनके पास बहुत एनर्जी होती है। एक्स रेज बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, देखा होगा हमने एक्स रेज वगैरह भेजते हैं ना बॉडी के अंदर, वो एक्सरे करते जब बॉडी का तो स्कैनिंग होती है, तो इंफ्रारेड रेज वगैरह है ना, इंफ्रारेड रेज क्या करती हैं, ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है, बहुत ज्यादा हीट। जैसे सन से जब तुम धूप में जब बाहर निकलते हो तुम्हारी स्किन जलने लगती है, तो दैट इज एक्चुअली व्हाट, इंफ्रारेड रे, वो इंफ्रारेड रे होती है, तो वो हीट जनरेट करती है। तो कुल मिला जुला के 10⁻⁻16 मीटर से 10⁸ मीटर तक। अब देखो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासेज इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी वेव पास करेगी, मतलब 10⁸ मीटर का कुछ खेल तुमको समझ में आ रहा है क्या? 10⁻16 10⁸, मतलब समझ रहे हो क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट एक्चुअली कि 10⁸ मतलब क्या, 8 0, मतलब इतने डिस्टेंस के बाद एक तुम्हारा ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ऐसे ऐसे बहुत दूर कई लाख किलोमीटर बाद तुम्हारा एक ऑसिलेशन ऐसे जाकर के ऐसे कंप्लीट हो, तो इतना बड़ा जो होता है ना वो भी रे होता है, और इतना छोटा भी रे होता है। तो बहुत सारे हैं। तो इस स्पेक्ट्रम में, इस पूरे में जो कलर्स आते हैं ना, डिफरेंट कलर्स जो होते हैं डिफरेंट रे को इंडिकेट करते हैं, तो ऑल ओवर इसको आप क्या बोलते हो, स्पेक्ट्रम बोलते हो। अलग अलग कलर विजिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। सो दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट के अंदर ये भी दिखा सकता है, वो ये भी दिखा सकता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। वेव नेचर कुड नॉट एक्सप्लेन, ये दो चीजें एक्सप्लेन नहीं की, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये बच्चों, ये दोनों ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोग पढ़ोगे, इट्स योर होमवर्क कि आप इसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद से आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल देयर अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, वीडियोस अच्छे लगे तो कमेंट करते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।